अमित शाह साहब जुड़ रहे हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका और मुबारकबाद आपको। एक तो आपने उत्तर प्रदेश में जो किया उसके लिए मुबारकबाद, और बीजेपी ने जो देश भर में किया उसके लिए मुबारकबाद, जिसको कोई मान नहीं रहा था, आप दावे कर रहे थे, वो उसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन सबसे पहला सवाल यही उसी से जुड़ा हुआ है मेरा कि यूपी में ये चमत्कार कैसे हुआ आपकी नजर में? नहीं, पहले से हम मानते थे कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी हवा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति बह रही है। लोगों का एक विश्वास बना है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को स्थिर शासन दे सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता 15 सालों से जातिवादी राजनीति से उब चुकी थी। 15 साल तक जो सरकारें चली उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के प्रति एक बड़ी लहर का अनुभव पहले से आता है। और जब मोदी जी ने तय किया कि वो उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, वाराणसी से लड़ेंगे, तो वो लहर अपने आप सुनामी में तब्दील हो गई और परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों में से 73 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। और मत प्रतिशत की बात करें तो गत विधानसभा के चुनाव में 15% पर अटक गए थे। आज हम 42 के आसपास वोट प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन शाह साहब, आपसे जब पिछली बार बात हुई थी तब आपने बताया था सबसे बड़ी टक्कर जो है वो बीएसपी से है। बीएसपी तो जीरो हो गई। नहीं, देखिए, इसमें टक्कर ही नहीं रही, किसी को कुछ नहीं मिला। ये 2 सीटों कांग्रेस को जो मिली है गांधी परिवार की है और 5 सीट मुलायम को मिली है वो यादव परिवार की है। ये परिवार की सीटों के अलावा किसी को एक भी सीट नहीं मिली। और जहां तक मत प्रतिशत का सवाल है, सपा और बीएसपी के बीच में 1.5% से ज्यादा अंतर नहीं है। अमित जी, मैं अशोक वानखड़े बोल रहा हूँ। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में पूरे मतदाता जो है वो दलित, महादलित, ठाकुर, ब्राह्मण और मुसलमान, हिंदू, इनमें बटा हुआ था और कई सालों से बटा हुआ था। आपने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी यूज की कि ये सारी जाति के सारे बांध टूट के बीजेपी के साथ मतदाता हो गए? देखिए, उत्तर प्रदेश से लाखों लोग हर रोज रोजगारी के लिए गुजरात जाते हैं, लाखों लोग काम करते हैं और वो लोग जब उत्तर प्रदेश वापिस आते हैं तब वो गुजरात के एम्बेसडर बनकर, मोदी के एम्बेसडर बनकर वापिस आते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काफी सालों से चल रही है और वहां पर जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके वो लोग साक्षी हैं, उन्होंने उसका अनुभव किया है। ये पूरी बात उत्तर प्रदेश के जनमानस के अंदर उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासियों ने उत्तर प्रदेश की जनता के मन में खड़ी करी थी। और इसका फायदा जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगा। हमने हमारे संगठन को भी चौक चौबंद किया था। 76% बूथ हमने फिर से बनाए, तहसील और जिले की इकाइयों को भी ठीक ठाक किया और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बार रोड पर थी, चुनावी मैदान में थी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार मुख्य दल बनाने के लिए हम सब ने एक जबरदस्त परिश्रम किया। मान लीजिए, परिश्रम की पराकाष्ठा की। इसी का परिणाम है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया है। तो अब 2.5 साल में फिर ये चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के, आप फिर उत्तर प्रदेश में बने रहेंगे? मैं मानता हूं कि अभी तो मेरा काम ही है उत्तर प्रदेश का संगठन की देखभाल करना। मैं प्रभारी हूं वहां का और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं, तो आने वाले चुनाव की तैयारी भी हम तुरंत शुरू करेंगे। अमित जी, दिवांग बोल रहा हूं। अमित जी, पर इसमें तो मैंने पढ़ा ओपन पत्रिका में रमेश को आपने कहा कि आप तो 6 महीने का सबैटिकल भी ले सकते हैं, तो वो क्या सबैटिकल का आइडिया आप छोड़ रहे हैं अब इसके बाद? नहीं, मैंने कहा था कि भाई बहुत समय हो गया, एक लंबा संघर्ष का समय गया है, थोड़े आराम करना चाहूंगा। ठीक है, मगर भारतीय जनता पार्टी का काम मैं कभी नहीं छोड़ सकता और मेरे प्रायोरिटी में हमेशा पार्टी का काम रहता है। अच्छा, अब सवाल अच्छे दिन का, ये अच्छे दिन कैसे आएंगे? देखिए, देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिलेगा, मजबूत सरकार मिलेगी, स्थिर सरकार मिलेगी और मैं मानता हूं कि देश की जरूरत थी। अगर इस बार ये मौका देश की जनता गंवा देती तो देश काफी पीछे चला गया होता। अब आने वाले दिनों में फिर से भारत के विकास की गाथा आगे बढ़ेगी और स्थिर सरकार के कारण
देश सलामत बनेगा, देश समृद्ध बनेगा और देश में एक अच्छे दिन की सच अर्थ में शुरुआत नरेंद्र मोदी ने तो 10 साल मांगे हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गत नजदीक के भूतकाल का एक रिकॉर्ड है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, परफॉर्मेंस के आधार पर, परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स के आधार पर हम फिर से चुनकर आए हैं। मैं मानता हूं कि इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ हमें मैंडेट मिला है। एनडीए को 333 से ज्यादा सीटें भारत की जनता ने दी है। हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और काफी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रहेगी। जी दिबांग, अमित जी देखिए, जितने आपकी सीटें यूपी में आई हैं उतनी एनडीए ने पूरे देश में जीती हैं। आपको जो बहुमत है, आप यूपी में जितनी आपकी सीटें आई हैं उतनी एनडीए ने पूरे देश, यूपीए ने पूरे देश में, हाँ उतनी जी जितनी आपकी सीटें यूपी में आई हैं उतनी यूपीए ने पूरे देश में जीती हैं। बहुमत आपको स्पष्ट आया है। आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें अब लोगों की हो गई हैं और मीडिया में आपके विरोधी सब ये पूछेंगे कि भाई कब आएंगे अच्छे दिन, कब से शुरू होंगे अच्छे दिन। क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये आप कुछ खुलासा कर सकते हैं कि कोई एक प्लान आपका होगा? क्योंकि ज़रूर आपका प्लान होगा, उसमें से आप कुछ बता सकते हैं कि क्या आपका प्लान है भविष्य के लिए? देखिए दिबांग जी, हमने कोई हवाई वादे नहीं किए। हमारा घोषणा पत्रक बड़े संयत तरीके से और संतुलित बना हुआ है और हमें विश्वास है कि 5 साल में हमारे घोषणा पत्र के सारे वादे हम पूर्ण कर पाएंगे। और देश के विकास का जहां तक सवाल है, मैं मानता हूं कि 1-2 साल में ही देश का विकास दर डबल डिजिट में पहुंचेगा। नहीं, ये इसके लिए अर्थव्यवस्था के लिए बड़े फैसले लेने होंगे और कड़े फैसले लेने होंगे अमित शाह जी। तो वो कड़े फैसले लेने के लिए मैंडेट भी मिला हुआ है आपको। वो गठबंधन वाला ये भी नहीं रहेगा कि गठबंधन की मजबूरी है। और वो कड़े फैसले, उन कड़े फैसलों के लिए क्या देश तैयार रहे? देखिए, वो बात सही है कि हमें स्पष्ट बहुमत मिला है, फिर भी हमारा गठबंधन है और गठबंधन निर्बल लोगों के लिए मजबूरी होता है। हमने जब एनडीए चलाया, जब हमारा स्पष्ट बहुमत नहीं था, फिर भी देश में विकास हुआ था। एनडीए ने विकास दर को लगभग 10 के आसपास पहुंचा दिया था। वहां से गिरते गिरते आज फिर से 5 के अंदर चले गए हैं। मगर जब स्पष्ट बहुमत मिला है और एनडीए को 333 से ज्यादा सीटें मिली है, मुझे विश्वास है कि देश के विकास में वृद्धि होनी है और देश के विकास दर में भी वृद्धि होनी है। मेरा मतलब था कड़े फैसले, यानी कुछ ऐसे फैसले जो कई लोगों को कड़वे लगें, इस वक्त कड़वा घूंट पीना पड़े ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। जैसे कि कुछ सरकारी खर्च कम हो, जो कुछ स्कीमों में जा रहा हो जिनको आप न चलाना चाहें आगे। इस तरह के फैसले के लिए क्या देश को तैयार रहना चाहिए? चलिए, स्कीमों के लिए आप स्पेसिफिक पूछेंगे तो रिव्यू के बगैर कोई भी बात कह पाना ठीक नहीं होगा, कहना भी ठीक नहीं होगा, कह पाना मुमकिन भी नहीं होगा। मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अर्थतंत्र को गतिशील बनाने के लिए जो भी कड़ा फैसला लेना पड़ेगा उसके लिए तैयार है और सक्षम भी रहेगी। आपके घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने का वायदा है और अभी सरकार बनी नहीं, संघ की तरफ से ये मांग आ गई मिला है और एनडीए को 333 से ज्यादा सीटें मिली है। मुझे विश्वास है कि देश के विकास में वृद्धि होनी है और देश के विकास दर में भी वृद्धि होनी है। मेरा मतलब था कड़े फैसले, यानी कुछ ऐसे फैसले जो कई लोगों को कड़वे लगें, इस वक्त कड़वा घूंट पीना पड़े ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। जैसे कि कुछ सरकारी खर्च कम हो, जो कुछ स्कीमों में जा रहा हो जिनको आप न चलाना चाहें आगे। इस तरह के फैसले के लिए क्या देश को तैयार रहना चाहिए? चलिए, स्कीमों के लिए आप स्पेसिफिक पूछेंगे तो रिव्यू के बगैर कोई भी बात कह पाना ठीक नहीं होगा, कहना भी ठीक नहीं होगा, कह पाना मुमकिन भी नहीं होगा। मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अर्थतंत्र को गतिशील बनाने के लिए जो भी कड़ा फैसला लेना पड़ेगा उसके लिए तैयार है और सक्षम भी रहेगी। आपके घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने का वायदा है और अभी सरकार बनी नहीं, संघ की तरफ से ये मांग आ गई। तो क्या 5 साल में जो आप कह रहे हैं कि सारे वायदे पूरे करेंगे, क्या इस दिशा में आपकी सरकार कोई कानून सम्मत काम करेगी, नहीं करेगी? कितनी जल्दी करेगी? सबसे पहले प्रायोरिटी में रखेगी या घोषणा पत्र की तरह सबसे आखिर में रखेगी? देखिए, आपने हमारा घोषणा पत्र शायद ठीक से नहीं पढ़ा है।
घोषणा पत्र में हमने राम मंदिर बनाने का वायदा जरूर किया है, मगर उसमें लिखा है संवैधानिक तरीकों से सबकी सहमति बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मानती है कि राम मंदिर का निर्माण सबको साथ लेकर और संवैधानिक तरीकों से होना चाहिए। विशेष नारायण जी का सवाल है। अमित जी, 5 साल पहले लोकसभा चुनाव यूपी में हुए थे, आपकी पार्टी चौथे नंबर पे आई थी। अभी 2 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 50 भी नहीं पार हुए थे आप। आज आप लोकसभा की सीटों में 73 पहुंच गए हैं। तो क्या जो लुंज-पुंज पार्टी पड़ी हुई थी, कार्यकर्ता बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं था, उसको मोटिवेट करने के लिए आपने किन किन जिलों में मुख्य काम किए? यानी मुजफ्फरनगर में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, लखनऊ में, कहाँ आपने मोटिवेट करने का अभियान चलाया था? नहीं, दिल्ली तो उत्तर प्रदेश में नहीं आता, मगर उत्तर प्रदेश के 80 जिलों का मैंने प्रवास किया है और 85 के 85 जिलों का और 80 के 80 सीटों पर मैंने प्रवास किया है। लगभग 150 दिन के आसपास, मतलब 150 से थोड़े कम दिन मैं उत्तर प्रदेश में रात्रि निवास किया है। 93,000 किलोमीटर का मेरा बाय ट्रेन और बाय कार प्रवास हुआ है। अमित जी, नकवी साहब बोलते बोलते उस दिन बोल गए कि अमित जी ने कुछ ऐसे कठोर और कड़े फैसले भी लिए उत्तर प्रदेश में जिसे हम थोड़े असहज हुए, लेकिन बाद में हमको पता पड़ा कि वो वाकई पार्टी के लिए मददगार साबित हुए। ऐसे कौन से कड़े और असहज फैसले थे जिससे यूपी के लोग थोड़े दुखी भी हुए? नहीं, स्वाभाविक है, दुख होता है जब कोई कड़े फैसले लिए जाते। संगठन में भी काफी बदलाव किए गए थे और टिकटों के बंटवारे में भी बिल्कुल मेरिट्स पर काम किया गया। हो सकता है कहीं ना कहीं एक टिकट है और 5 कार्यकर्ताओं को चाहिए तो बाकी के 4 की नाराजगी होना, निराश होना स्वाभाविक है, मगर ऐसा नहीं है कि उनके भविष्य को यहाँ से ही समाप्त कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता है और सबका भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित स्थान है। मगर मैं मानता हूं कि जिसको कड़े फैसले कहे जाते थे उसके कारण हमें बहुत फायदा हुआ है। एक सवाल मेरा अमित जी, गुजरात के अगले सीएम कौन होंगे, कौन होंगी? चलिए, आप ऐसा मानते हैं कि मैं आपकी चैनल पे बता दूंगा? इतनी तो अपेक्षा मुझसे नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप हो सकते हैं? मैंने जो कहा कि भाई ये चैनलों की चर्चा का भी विषय नहीं है और आपके पूछने से मैं बता दूं, इतना सरल प्रकार का व्यक्ति भी मैं नहीं हूं। ये पार्टी का फैसला है, पार्टी उचित समय पर फैसला कर लेगी। इस इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन इतना कमजोर हो गया है, इसके वजह से बीजेपी को फायदा है कि 5 साल आराम से सरकार चलाए, या ये कमजोरी हो जाएगा क्योंकि आपको कोई क्रिटिसाइज करने वाला या कोई वार्न करने वाला कोई नहीं रहेगा? नहीं, आप आपकी भूमिका को क्यों अंडरमाइन कर रहे हैं, मीडिया की भूमिका को? नहीं, मीडिया तो अपोजिशन करेगी, लेकिन पॉलिटिकल अपोजिशन है या नहीं? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल ऑपोजिशन का सवाल है, वो जब कांग्रेस पावर में होती है तब बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इमरजेंसी से लेकर आज तक एक तरफा कार्यवाही करने का काम कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी पावर में आई, जब भी आई, तब सबको साथ लेने का हमने ट्राई किया है। हमारी ओर से पूरा ये प्रयास रहेगा कि ऑपोजिशन भी देश के विकास के एजेंडे पे इस सरकार के साथ रहे। अच्छा, और हम अपेक्षा भी करते हैं कि ऑपोजिशन देश के विकास के एजेंडे पे सरकार के साथ रहे। चलिए, सीएम के बारे में आपने कहा कि यहाँ नहीं बताएंगे, चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। वैसे चर्चा का विषय तो काफी है, लेकिन ये बताइए, आपने इतना कुछ किया, यूपी में आपको भेजा गया, आपने 73 सीटें लाकर दी, अब आपका रोल क्या होगा? देखिए, मैंने कुछ पाने के लिए कभी नहीं किया। मेरा दायित्व था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महासचिव बनाया है, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में यश मिले, मेरा स्वाभाविक दायित्व है। अच्छा, मैंने कर दिया इसलिए मुझे कुछ मिल जाए, इस प्रकार का मैं व्यक्ति नहीं हूं। और मेरे रोल का जहां तक सवाल है, मैंने पहले भी आपकी चैनल पे स्पष्ट किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी मैं दिल से करने का प्रयास करूंगा। ईश्वर ने मुझे जो शक्तियां दी है उसका पूर्ण उपयोग करके इस दिशा में मैं काम करूंगा। अच्छा, फिर आप कहेंगे ये चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन चर्चा तो हो रही है। 26 चुका कि आप पीएमओ में मंत्री बन सकते हैं।
चले, अब मीडिया का काम है चर्चा करना, मेरा काम है मेरी पार्टी जो कहे इसके हिसाब के काम करना। अमित जी, अब जबकि नतीजे आ गए हैं, मोदी बनारस की सीट छोड़ेंगे या बड़ौदा की सीट छोड़ेंगे? वो एक आध दिन राह देखिए, पार्टी तय कर लेगी। 1-2 दिन में ही हम सार्वजनिक कर देंगे कि मोदी जी कौन सी सीट को कंटिन्यू करेंगे और कौन सी सीट पर उपचुनाव होगा।